खबरें तफसील से। वजीर-आजम नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरजू नहर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर-आजम ने अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए दिन रात काम करी है। इस प्रोजेक्ट से 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अराजी को सैराब करने के लिए पानी मिलेगा और इस खित्ते के तकरीबन 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाया। स्टेज पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के सभी साथियों को, लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। ज़रई क़वानीन के खिलाफ 1 साल तक किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे रहे। लाठियां खाई, चोटें आई, कई किसानों की हलाकत भी हुई। कड़ाके की ठंड और शिद्दत गर्मी बर्दाश्त की। इसी बीच उन्हें खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तानी जैसे इल्जामात से गुजरना पड़ा। लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनके अंदर जीत का एहसास है। किसानों में जश्न का माहौल है। आज किसान कानून वापस लेने के मुतालबे से इत्तेफाक करते हुए घर लौट रहे हैं। इसी दौरान किसानों ने एक मुल्क भर में आज विजय दिवस मनाने का ऐलान किया। किसान दिल्ली से हरियाणा अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर एजिटेशन के दौरान बनाए गए टेंटों के मकान किसानों ने मुनहदम कर दिए। सड़क से ढेरे, खीमा और पंडाल हटाए जा रहे हैं। कानून वापसी के बाद किसानों की अब घर वापसी हो रही है। शायद 15 तारीख तक पूरा होगा। अच्छा, क्यों तिकरी और सिंगू में तो आज निकल रहे सब लोग खाली? अरे सारे एक दिन में थोड़ा निकल जाएंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो अब इन लोगों के लिए क्या हिदायत है आपकी? जो लोग जा रहे हैं, जो लाए शांतिपूर्ण तरीके से जाए, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। अब क्या इस जगह को पुरान जैसे पहले थी वैसे ही वही हो जाएगा? इसमें 3-4 दिन में, 5 दिन में पूरा खाली हो जाएगा। पक्की जगह चीजें बन गई, वो धीरे धीरे अटल लग रहे, धीरे धीरे हटेंगे। अब जाना शुरू हो गए लोग आज से। तो एक मैसेज सभी के लिए, मतलब कि अगर आप देख सकते हो कि किस तरह से रहना, क्या जाना। हाँ, सब जान लग रहे। आज मीटिंगें यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा। तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से। 380 दिनों की तवील जदोजहद के बाद आखिरकार किसान तहरीक खत्म हो रही है। दिल्ली के गाजीपुर सरहद पर किसानों के दरमियान खुशी और गम का मिला जुला माहौल है। अपना सामान समेटकर घर लौटने की तैयारी करते हुए किसान फूल माला डालकर और मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं, तो साथ ही अपने शहीद हुए 700 किसानों को याद भी कर रहे हैं। किसान आंदोलन पूरे 380 दिन तक चला और अब खुशी चेहरों पर है। आप देखेंगे मेरी तरफ जो मेरे साथ जो तमाम किसान हैं, उन लोगों ने किस तरीके से उनके चेहरों पर खुशी दिख रही है और फूल मालाएं जो है पहनी हुई हैं
और जाहिर सी बात है कि इतना लंबा संघर्ष, इतनी लंबी जद्दोजहद और उसके बाद ये दिन आया है जब सरकार ने तमाम कृषि कानून वापस लिए और साथ ही साथ जो तमाम मांगे थी, एमएसपी की मांग हो या दूसरी तमाम मांगे हो, उनके लिए कहीं ना कहीं कदम बढ़ाए, उन मांगों को माना, किसानों पर जो केस लगाए गए तो उनको मांगा। आप मेरे इस तरफ देखिए किस तरीके से आज जो मौका है वो एक दूसरे से के साथ मिलने का है, साथ मिलकर खाने का है, खुशी बांटने का है। और ये तमाम चीजें कहां पर हैं? दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ये तमाम की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई देंगी। तैयारी हो रही है कि किस तरीके से घर वापस जाना है, अपने परिवार से अपने खेतों में जाकर के मिलना है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये सामान जो है बिल्कुल तैयार है कि अब वापस जाना है। और इसी तरीके से आपको जो दूर दूर तक जो तस्वीरें नजर आएंगी, मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूंगा कि जरा से ये भी दिखाएं कि किस तरीके से ये ट्रक तैयार हैं, जिनमें कभी डीसीएम तैयार हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां तैयार हैं, उनमें सामान लाद दिया गया है। यानी कि अब घर जाने का वक्त है, जीत की खुशी मनाने का वक्त है, सबके साथ मिल बैठने का वक्त है और अपने खेतों पर जाने का वक्त है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरूर जानेंगे कि आज के मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे। आज शानदार मौका, धूप भी खिली हुई है, चेहरों पर खुशी, फूल मालाएं, सभी कुछ, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम 3 कृषि कानून की खिलाफत कर रही है, उसको वापस लेने के लिए जब आंदोलन में संगठित हुआ पूरे देश का किसान, और बहुत देर से यानी 1 साल से ऊपर के समय में प्रधानमंत्री जी ने किसानों की ओर रुख किया और उन्होंने बिल्कुल एकदम अचानक तरीके से ये घोषणा 3 कानून वापस लेने की और माफी भी उन्होंने मांगी है किसान समुदाय से। तो आज बड़ी जद्दोजहद के दिन ये दिन आया है कि हम अपनी जीत को लेकर के वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और जो किसान भाई आंदोलन में भी नहीं थे, जो खेत में काम करते थे, जो आज पूरा किसान समुदाय आज प्रफुल्लित है, खुश है कि हमारी बात मानी गई है। और इससे सबसे बड़ा बात ये है कि समय से ही समस्या का समाधान है। ये बिल्कुल एक पहला फार्मूला में सुनते थे, अब ये साबित भी हो गया। बिल्कुल। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, यहाँ पर छोटे बड़े नए शहर बसे और अब ये शहर उजड़ रहे हैं। तो ये उजड़ता शहर क्या कितना याद आएगा? बहुत याद आएगा, बड़ा दुख भी आ रहा है, लेकिन दिल में खुशी भी है। हमारी 3 मांगे मांगी गई है और हम सब हरियाणा से आए हैं, करनाल से, यमुनानगर से, सोनीपत से, उचाना से, जींद से। आज किसान इसलिए आए हैं कि राकेश टिकैत जी की हम घर वापसी कराएं, इसलिए आए। एक ये मैसेज दिया है, जो किसान की ताकत थी, एकत्रित होकर जो किसानों ने एक आंदोलन लड़ा है, वो एक संदेश दिया है पूरी दुनिया को कि यदि कोई भी चीज, शासन हो, कोई कितनी बड़ी सरकार हो, यदि वो किसी के खिलाफ नाजायज कानून लाती है या उनके ऊपर जोर जुल्म करती है, तो संगठित होकर शांति से कोई आंदोलन लड़ा जाए तो वो भी वापस हो सकता है। हम किसानों की और मजदूरों की एक बहुत बड़ी जीत है ये, और ये एक भाईचारा जो आज बना है पूरे देश में। कुछ लोग थे जो पहले बोल रहे थे खालिस्तानी है, ये है, वो है, आज उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है। ये आज वो लोग बोलने के लायक नहीं है। आज वो क्या बोलेंगे जब देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि ये असली किसान है। अपनी शांति से आंदोलन में, आप पूरा आंदोलन शांति में था। हम पूरी शांति और स्थिति से जीत के जा रहे हैं। बिल्कुल। जो हमारे संयुक्त मोर्चा के साथ जो फैसला हुआ, जो सरकार ने लिखित में हमें दिया है, वो सभी मुकदमे वापस करने का है। 5-5 लाख रुपया और पंजाब और हरियाणा सरकार ने माना, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माना है। जो प्राणों की आहुति दी है जिन्होंने, उनको 5-5 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी और सभी मुकदमे जो आंदोलन के दौरान है वो वापिस दिए जाएंगे। लेकिन जो आगे की जो रणनीति है, ये आंदोलन स्थगित किया गया, न कि खत्म किया गया। हर महीने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुआ करेंगी। तो ये पूरा माहौल है गाजीपुर बॉर्डर पर, खुशी और गम के मिले जुले असर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, किसान ये कह रहे हैं सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, अगर नहीं निभाएगी तो फिर वो वापस आने के लिए भी तैयार हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 12 दिसंबर को कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी कानपुर में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस हवाले से कानपुर में MIM
कारकुनान के जोशो खरोश में इजाफा देखा जा रहा है। एमआईएम की इंतखाबी रैली को अब इजाजत मिल गई है। जीआईसी ग्राउंड में जलसे आम की इजाजत मिल गई है। आज कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में एमआईएम के कारकुनान तैयारियों में मसरूफ अमल है और उनका कहना है कि कल तकरीबन 1 बजे असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंचेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे संदीप सोयता ने शहर के सदर दिलदार अली से तैयारियों पर बातचीत की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर कल कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए कानपुर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और जीआईसी ग्राउंड में परमिशन मिली है। जिस तरह से परमिशन को लेकर पहले आशंका जताई जा रही थी, 2 दिनों तक परमिशन को लेकर के यहां पर कसमकस बनी हुई थी। हमारे साथ नगर अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से परमिशन को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई और किस तरह से तैयारियां चल रही थी। तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे चल रही हैं। हम लोगों को परमिशन मिलने में थोड़ा सा लेट हो गया। पहले हम लोगों ने हलीम कॉलेज के लिए परमिशन डाला, वो हमारी रद्द करवा दी गई सपा और कांग्रेस वालों ने। फिर हमने बाबूपुरवा में डाला, वहाँ पे भी हमारी परमिशन रद्द करा दी गई। फिर हमने जीआईसी में डाला, इसी की वजह से थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम, लेकिन अब हमें जीआईसी की परमिशन मिल गई है। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है हमारी। जिस तरह से ये उद्देश्य है इस रैली का, क्या उद्देश्य है और चुनावी रैली है, किन लोग वर्गों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? उन वर्गों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो वंचित समाज है अपना, जो दबा कुचला है, जिसके साथ अन्याय होता चला आ रहा है, उसको जोड़ने की हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और उसी पे हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आएंगे, उसी पे उनकी विचारधारा को सुनने के लिए सबको जोड़ा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। कल कितने बजे है ओवैसी साहब की सभा शुरू? इंशाल्लाह 1 बजे तक सभा शुरू हो जाएगी। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर तैयारियां तेज हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं। कल 1 बजे तकरीबन ओवैसी साहब कानपुर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा मंजम किया गया। बीजेपी लीडर बाबा चंचल सिंह की क़यादत में पीडीपी लीडर के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की गई और पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती की तरफ से जारी बयानों की सख्त मजम्मत की गई। बाबा चंचल सिंह ने पाकिस्तान के तई नरम गोशा रखने का महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत से मांग की। आज अगर बीजेपी सरकार एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है तो मैडम महबूबा को क्या फर्क क्या है? इन लोगों ने राजनीति की है, लोगों को लड़ाया भड़काया, पत्थरबाजों को तैयार किया। कई हमले मिलिटेंटों के, उग्रवादियों के हुए। पाकिस्तान ने हजारों हमले हमारे इंडिया आर्मी के जवानों पर किए, हमारे सिविल लोगों पर किए। उस दौरान मैडम महबूबा कहां थी? उस दौरान वो जंतर मंतर पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान के खिलाफ इसने कभी पुतला नहीं जलाया। पाकिस्तान के खिलाफ कभी लीडरों ने, कश्मीरी लीडरों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं उठाई। भारत माता की जय नहीं बोलते, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, जब मैडम महबूबा कहती है हमें नजरबंद किया गया, मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा को, अगर आपको नजरबंद किया गया तो आप दिल्ली में कैसे पहुंची? तो जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम करती है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए। कानपुर के चकेरी थाना इलाके के तहत चपेली पूर्वा इलाके में अरबाज नाम के नौजवान को चोरी करते हुए पकड़े जाने के इल्जाम में हुजूम ने बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। नौजवान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मुलजिम को थाने ले जाकर कार्रवाई की बात कही तो, लेकिन हुजूम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसने नौजवान को बांधकर पीटा। इस तरह की सजा के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है।
मध्य प्रदेश पंचायत इंतखाबात के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। सईद जाफर और जिया ठाकुर के जरिए दायर की गई अर्जी पर आज समाअत टल गई। वाज़ेह रहे कि पंचायत इंतखाबात को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के तरीक़ेकार पर पहले जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात के ऐलान को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। जबलपुर हाई कोर्ट के जरिए पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया था। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए कमलनाथ हुकूमत में पंचायतों की हदबंदी और रिजर्वेशन को लेकर कराए गए सर्वे को नजरअंदाज करते हुए शिवराज सिंह हुकूमत ने 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर पंचायत इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुंबई में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ नवाब मलिक ने कहा कि कोई मुस्लिम MLA वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कई मुस्लिम अराकीन असम्बली को ऑफर दिया लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया। नवाब मलिक ने कहा कि वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए तेजी से इक़दामात किए जाएंगे। नवाब मलिक ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नाजायज़ कब्ज़ात को हटाया जाएगा और वक्फ के मामले में शफाफियत के साथ जल्द फैसले लेने की तरकीब को अपनाया जाएगा ताकि काम तेजी से हो सके। हम लोगों को जिताना था, कोई MLA फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं। खाली वजाहत मिर्जा साहब भरे, अमीन भाई को बोला भर दो, बोले नहीं कपड़े में पढ़ना है। रईस शेख को बोला तुम बन जाओ, बाबा सिद्दीकी के लड़के को मैंने कहा कि आप बन जाइए, बाबा जानी को कहा। कोई भी मुसलमान MLA वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वक्फ बोर्ड का जैसे नाम आ जाता है लोगों को लगता है कि ये खुर्द-बुर्द करने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। इल्जाम तराशी लगातार शुरू हो जाती हैं। कोई लीडर उसमें कोई गड़बड़ी करे या ना करे, कोई मेंबर उसमें शामिल हो कि ना हो, लेकिन इतनी बदनामी होती है कोई भी आदमी उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि पिछले 2 सालों से हुकूमत महाराष्ट्र ने मुझे इस औकात का वजीर भी बनाया। हम लोगों ने फैसला किया कि पूरी तरह से पहली बार वक्फ बोर्ड का कोई परमानेंट CEO नहीं था, हमने 2 साल के लिए CEO को मुंतखब करने का काम किया। तमाम आसामियाँ जो खाली पड़ी थी, चाहे वो MP हो MLA हो, सारी कैटेगरी से हम लोगों ने भरने का काम किया। जो खाली आसामी होगी आने वाले दिनों में फिर MLA का इलेक्शन होगा और मुझे लगता है कि इस बार कोई ना कोई MLA हिम्मत आगे करके आगे आएगा और वो भी आसामी भरी जाएगी। वजाहत मिर्जा ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। वक्फ की इमलाक की हिफाजत और बोर्ड को बदउनवानी से पाक रखने के अहद के दरमियान वजाहत मिर्जा ने कहा कि वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू हासिल करके अक़लियती तबके पर खर्च करना हमारी तरजीहात में शामिल है। दोस्तों और साथियों तो बहने भी बैठे हैं जिन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बहुत दिनों से खिदमत कर रहे हैं, ऐसे मौलाना दरियाबाती साहब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से वजाहत मिर्जा ने जो है वो ओहदा संभाला है और ये ओहदा जो है वो बहुत काटो भरा है और बहुत चैलेंजेस है ये कहा जा रहा है। और नवाब मलिक साहब ने भी कहा कि काफ़ी लोगों को ऑफ़र किया गया लेकिन किसी ने जो है वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप का जिम्मा नहीं लिया। आखिरकार ये ताज जो है आपने पहन लिया, तो कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? देखिए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनना कोई शक नहीं कि चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आपने सही कहा कि वक्फ बोर्ड में का जो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 22 साल में वक्फ बोर्ड में 10 मेंबर काम कर रहे हैं और CEO फुल टाइम काम कर रहा है। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट किया जाए और ये रेवेन्यू माइनॉरिटी कम्युनिटी के भलाई के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारे बोर्ड की प्रायोरिटी है और इस डायरेक्शन में हम कई कदम उठा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की रेगुलर मीटिंगें हो रही हैं और जिसने भी इलीगल पोजीशन किया उसके ऊपर FIR करने का काम कर रहे हैं।
हम इसको कांटे भरा ताज नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि कौम की खिदमत करने का हमको मौका दिया है और ईमानदारी से काम करेंगे। इनका ये कहना है कि वक्फ की ज़मीन को खाली किया जाएगा और वक्फ के मामले में इंसाफ किया जाएगा। अब देखना यह है कि वजाहत मिर्ज़ा का ये स्टेटमेंट कितना आने वाले दिनों में सच साबित होता है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई।